Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the NMD CAT full length paper 5. That's very final and very good paper for your practice. Let's move towards the discussion of the test. वेल डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पेपर मौजूद है. टेस्ट का आगाज करते हैं. एनएमडी कैट का फुल लेंथ पेपर 5 है. पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं. इन द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एक ही चीज के तीन नाम है. उसकी तमाम डाटा को अपने ज़हन में रखें. कहते हैं द ट्रांस आइसोमर्स शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इट्स एन एक्टिव क्वेश्चन, बी क्लेवर वाला आंसरिंग. वो कहते हैं कि ट्रांस आइसोमर्स की तमाम प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी है जो नहीं है. अल्फा में कहता है दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल. यस, इनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, एक दूसरे के इफेक्ट को नॉलिफाई करते हैं, नॉन पोलर होते हैं. बिल्कुल ठीक कह रहा है. बीटा में कहता है द डायपोल मोमेंट इज जीरो, अभी बात की, ठीक है. चार्ली में कहता है दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. वेल दिस इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट. यू नो, हमारे पास जो सिस फॉर्म होती है वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी वजह से सिस फॉर्म में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. जबकि ट्रांस आइसोमर्स में पैकिंग स्ट्रांग होती है, उस पैकिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. सो ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एंड वाइस वर्सा विद द सिस फॉर्म. सो चार्ली ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82. आपके सामने पेपर मौजूद है. What are the total number of the covalent bonds in 68 gram of H2S? Very simple question, but even then I solved it for you. See on the whiteboard. My dear students, question number 82 आप देख सकते हैं. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? डेफिनेटली 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बट उसने मुझे कहा 68 ग्राम्स में. 68 ग्राम्स में, तो पहले मैंने 68 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मोलेकुलर मास, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले जो कि 2 मोल्स हैं. ठीक है. अब 1 मोल में कितने कितने एवोगैड्रो नंबर्स कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? 2Na. जितने मोल है मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर, ये इसका 2Na. बट मेरे पास 2 मोल्स आए हैं, तो 2 मोल्स को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 by 2 4 आ जाएगा. तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज 2.48 into 10⁻²4. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिएगा, डिसीव करने की कोशिश की जाएगी. 24.8 भी कहा जाएगा, बट आप देखते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 आया था. अगर मैं 24 का वर्ड यूज करता तो 10⁻23 होता. यहाँ पे 2.48 किया गया तो 10⁻24 कर दूंगा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मेरे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके सामने आ गए. क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर अल्फा है. वेरी क्लियर. पेपर आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. Which of the following formula of the alkyl radical? सिंपल, आप जानते हैं अल्केन से CnH2n+2, अल्केन से एक H निकालते हैं तो अल्काइल बनता है. सो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1. Without wasting your time, next question, question number 84. Which one of the following pair of the species involve sp3 orbital hybridization? It's a beautiful question. My dear students, central atom के गिर्द sp3 hybridization की बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहा है, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहा है. तमाम एनएमडी कैट के लेक्चर्स की बातें अपने ज़हन में रखिएगा. लिसन, आपके पास सेंट्रल एटम अगर 4 बॉन्ड बना रहा है और उसके अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा. उन तमाम चीजों को अपने ज़हन में रखें. मैं देखता हूं ऑप्शंस को. पहली ऑप्शन कहता है C2H4, ये तो इथीन की बात कर रहा है, इसमें तो sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, पॉपुलर थिंग, यू नो दैट. तो इसमें नहीं. उसने पेयर का पूछा है तो पेयर पे चलते हैं. बीटा HCN एंड HgCl2, HCN में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp की तरफ चलेंगे. नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. NH3 एमोनिया जब अपना लॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करती है हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन को तो NH4 बनता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन बनती है. बिल्कुल इसी तरह BF3 होता है, ट्रायंगल प्लेनर होता है, वो लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है बोरॉन फ्लोरीन का, और सेंट्रल एटम बोरॉन के गिर्द 4 बिल्कुल सिमिलर एक जैसे फ्लोरीन एटम आके अटैच हो जाते हैं. सो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन बनती है, परफेक्ट 109.5 डिग्री होता है और sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है. यही उसने पूछा था तो मैंने आंसर कर दिया. रिलेटेड बातें भी ज़हन में रखिएगा. दिस इज अ रिवीजन फॉर यू इन एनएमडी कैट. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं.
स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिडमाइड। वेरी सिंपल, यू आर वेरी मच फेमिलियर। आपको एसिडमाइड जो कि डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH की जगह पे NH2 आ जाता है तो एसिडमाइड बोलते हैं, उसका ध्यान में रखिएगा। सो अगर मैं फार्मूलाए देखता हूं तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। उसने कहा था बताएं मुझे एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सो अल्फा। बाकियों का भी आप फेमिलियर हैं, बीटा अमाइन होता है, चार्ली में एसिड हेलाइड दिया गया एंड सो ऑन, साइनाइड। सो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर था अल्फा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन एटम का मास बता रहा है। बहुत खूबसूरत सवाल है एनएमडी कैट का, बड़ा सिंपल सवाल है लेकिन इसमें डिसीव किया जाएगा, आप गौर से सुनिएगा। वो कहता है क्लोरीन के एक एटम का मास है 35.5 AMU, दैट्स एन एवरेज आइसोटोपिक मास। व्हाट इज द मास ऑफ द 2 moles ऑफ क्लोरीन गैस? यू नो 1 chlorine gas contain 2 atoms, so 1 mole of chlorine gas mass 71, क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्लोरीन गैस Cl2 71 आ जाएगा, और जब 2 मोल्स आ जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 142। सो अल्फा इज माय simple and the clear answer. You know that it's a common practice and asked in the NMD CAT papers. Next question पे चलते हैं, the question number 87 dear students. Which pair reaction type is illustrated by the reaction sequence below? अच्छा, reaction sequence देखते हैं। उसने पहले एक अल्कीन लिखा है, फिर उसमें definitely it's going to add, उसने मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड किया है, और उसके बाद उसने एक्वस बेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके अल्कोहल बनाया है। स्टेटमेंट देख ली, सारी बातें मैंने रिवाइज कर दी। अब स्टेटमेंट्स की ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई है पहले डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, लेकिन बाद में अभी मैंने वर्ड बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। सो अल्फा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Beta electrophilic addition and nucleophilic substitution. So beta option is my answer. Very simple and the clear. You know the worth of the mechanisms which could be asked in the NMD CAT paper. So beta option is my answer. Perfect answer beta. Question number 88 पे चलते हैं। According to the Vespers-Furey valence electron pair repulsion theory को ज़हन में रखिएगा। Which of the following statement is not matched? Okay. टेबल दिया गया है। ऑप्शन ए में कहता है AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और एग्जांपल CH3 दे रहा है प्लस के साथ, रॉन्ग। CH4 होता, हाँ NH4 पॉजिटिव होता, गॉट इट। आपके पास सेंटर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की थी, सेंट्रल एटम के गिर्द 4 एक जैसे, अगर डिफरेंट एटम्स भी अटैच होंगे तो क्लोजर टू द टेट्राहेड्रन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन के लिए आपके पास चारों एटम्स एक जैसे होने चाहिए। सो अल्फा ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, अल्फा मेरा आंसर है। मैं बाकी भी देख लेता हूं। तो AB2E है, 3 लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ट्राइगोनल पिरामिडल NH3 बिल्कुल सही कह रहा है। चार्ली भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, वी शेप्ड वाटर मॉलिक्यूल होता है, और AB2 में लीनियर ज्योमेट्री BeCl2, तमाम एग्जांपल्स भी ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, सिवाय अल्फा के। अल्फा इज रॉन्ग, इसकी स्टेटमेंट ठीक थी, इसकी एग्जांपल रॉन्ग थी। सो अल्फा इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 89। द टेबल शोज कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अच्छा जी, Which of these comparison is incorrect? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है। कहता है कौन सी एक प्रॉपर्टी मिसमैच होगी, देखते हैं। अल्फा ऑप्शन है अल्केन्स का, कहता है बर्न्स इन अ प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ एयर। ये बात तो ठीक है, दे बर्न इन द प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ एयर। अल्कीन्स में कहता है डू नॉट बर्न। अल्फा इज द आंसर, अल्फा इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अल्कीन्स बर्न इन द प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ एयर, और ये लिमिटेड सप्लाई में भी बर्न करते हैं। यू नो अल्कीन्स बर्न विद अ ल्यूमिनस फ्लेम, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम होता है, चमकदार रोशनी होती है। ऑयल्स बर्न होते हैं, ये कह रहा है नहीं होते, गलत कह रहा है, ये मेरा आंसर है। बाकी स्टेटमेंट्स मैं देखता हूं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड हैं, जो कि अनसैचुरेशन के टेस्ट के वाले से ब्रोमीन की बात की, सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, जन फार्मूला ठीक है। अल्फा इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 90। 1 मोल ऑफ द प्रोपेन हैज द सेम, के देखते हैं क्या सेम। 1 मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 प्रोपेन, उसका 1 मोल कंपैरिजन कर रहे हैं, जरा सोच के आंसर करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज 1 मोल ऑफ द मीथेन, नहीं उसके तो हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं, गलत कह रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इन 1 मोल ऑफ द ब्यूटेन, नहीं भाई वो उसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, मिसमैच है।
कहता है मैस एज हाफ अ मोल ऑफ द हेक्सेन। ये डिसीव करेगा आपको, बहुत से बच्चे इस पे ट्रिक आउट होंगे, वो कहेंगे हेक्सेन और प्रोपेन आधा कर दो, ठीक है, बट माय डियर स्टूडेंट्स हेक्सेन C6H14 है, वो कह रहा है, ठीक है, जबकि प्रोपेन C3H8 है, उसमें एक हाइड्रोजन का फर्क आएगा, सो चार्ली भी मिसमैच्ड है, देखा। और डेल्टा ऑप्शन देखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स एज इन 1 मोल ऑफ ईथेन, यस 1 मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल को कंसीडर करें उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। पहली तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 91, इथीन रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म ब्रोमोईथेन, ठीक हो गया। मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, बहरहाल ऐड करते हैं। उसने रिएक्शन किया है, कहता है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म, कहता है रिएक्शन होने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको बताता है, ठीक है। पहले आयनाइजेशन हो रही है, देन H पॉजिटिव आयन डेफिनेटली मूव अप कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्वेश्चन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, भाई जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप। बट डियर स्टूडेंट एक बात कंफ्यूज नहीं करनी, अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होती है, वो जो स्टेप 2 है उसमें H पॉजिटिव आयन के साथ वो बात होगी। अब उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए, वो कहता है किसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नंबर 3 स्टेटमेंट इज माय आंसर, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल था ये, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डिबेटेबल क्वेश्चन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है पूरा इस रिएक्शन का, उसको कंफ्यूज नहीं करना। उसमें उसने जो पार्ट पूछा है कि स्टेप 3 जो है उसमें नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी ऐड, तो वो उसकी निशानदेही कर रहे हैं हम डेल्टा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज शोन बिलो, ओके देख लेते हैं। विच विद रेफरेंस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, याद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में डबल ट्रिपल बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से शो किया जाता है, सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, ठीक। इसकी ज्योमेट्री पूछ रहा है, सिंपल, इट्स अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, SO3 इक्विडिस्टेंस पे डेफिनेट 120 डिग्री एंगल के साथ होता है, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज। क्वेश्चन नंबर 93 है, which of the following statement is incorrect about SN1 reaction mechanism, nucleophilic substitution reaction unimolecular। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं ज्यादातर, ठीक है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में बनता है, देन ऑफ कोर्स सेकंड स्टेप फास्ट होता है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो सारे पॉइंट्स इन रखिएगा। कहते दे आर वन स्टेप रिएक्शंस, रॉन्ग, यही तो गलत अभी बोला। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, पहला स्टेप स्लो होता है, रेट डिटरमिनिंग होता है, जिसमें सिर्फ सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता है, पहले टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, सो 2 स्टेप मैकेनिज्म है, इट्स नॉट 1 स्टेप मैकेनिज्म। बाकी ऑप्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट, ठीक कह रहा है, they have no effect of the strength of the attacking nucleophile, you know why, because rate determining step में सिर्फ सबस्ट्रेट का मैटर कर रहा है कि वो जितनी देर में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, सो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, अल्फा ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है अल्फा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स, आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक अरेंज करना है, आपने आपको पता होना चाहिए किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा। मैं ऑप्शंस देखता हूँ उसके हिसाब से आंसर कर देते हैं। उसने क्या बताया, इज इन द ऑर्डर ऑफ, नहीं अल्फा तो गलत, बीटा इज माय आंसर। 4s के बाद 3d की फीलिंग होती है, वो डी ट्रांजिशन सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम, आपको याद है 4s पहले फिल होता है, फिर 3d और फिर 4p की बारी आती है, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग एनर्जी 4s देन 3d देन 4p है। Beta option is my answer. It's a simple question. Question number 95. Which one of the following alcohols does not give alkene on dehydration? खूबसूरत सवाल, देखते हैं। 2,2-dimethyl propane. My dear students, question number 95 का आंसर अल्फा ही है। इसे मैंने जस्टिफाई किया। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए आपके पास अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी, तभी तो डिहाइड्रेशन होगी, OH NH। अब अल्फा आंसर मैं क्यों कह रहा हूं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 95 मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, जो उसने बोला अल्फा कार्बन के पास अल्कोहल तो है, ऑफ कोर्स फंक्शनल ग्रुप अटैच है, बट बीटा कार्बन के पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, so tertiary alcohol do not give this kind of the elimination reaction which is asking, ठीक है। अगर इसके पास
अगर इसके पास बीटा कार्बन के पास कोई बीटा हाइड्रोजन होती तो रिएक्शन होता, अभी रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है ये डिहाइड्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 95 का अल्फा है, जस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 96 है, अ फ्यूल सेल ऑपरेट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये आपको पता है, इट्स अ बुक लाइन, आपको पता है कि जो फ्यूल सेल होता है जो कि पोल्यूशन कॉज नहीं करता, जो कि चलता रहता है जब तक फ्यूल सप्लाई कीजिए, वो कि जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, ये स्पेस में यूज होता है। इस फ्यूल सेल से रिलेटेड 4-5 एमसीक्यू जो कि एनएमडी कैट में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। बहरहाल यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, the correct increasing order of the following carbon bond lengths are। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यू बेटर नो, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। कार्बन कार्बन अल्केन में 1.54 एमस्ट्रैंग होता है, ऑफ कोर्स जिस 154 पिकोमीटर भी कहते हैं। अल्कीन्स में 134 पिकोमीटर होता है और अल्काइंस में 120 पिकोमीटर होता है। जबकि बेंजीन अगर बीच में आ जाए तो वो अल्केन और अल्कीन के दरमियान होता है 1.397। सो इस पैटर्न को ध्यान में रखें। आपके पास सबसे ज्यादा जो है वो डेफिनेटली उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले अल्काइंस, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। इथाइन, देन इथीन, देन बेंजीन एंड देन ऑफ कोर्स माय आंसर इज द अल्केन, इथेन। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। If orbitals of equal energy are available to the electrons, then the electrons prefer to live with the same spin। बिल्कुल सही कह रहा है, this is in accordance with the Hund's rule, Hund's rule of electron configuration, जो कि degenerate orbitals को ऑपरेट करता है। So Charlie option is my answer। Question number 99, which alkene could exist in cis and trans form। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मैं अपने लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर चुका हूं कि अल्काइंस तो नहीं शो करती ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस। अल्केन्स भी नहीं शो करती, फ्री रोटेशन है। और सारी अल्कीन्स भी नहीं करती। कौन सी अल्कीन करती हैं? सिर्फ वो अल्कीन कि जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन, जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, उन दोनों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। मसलन अगर आपके पास कोई ऐसी अल्कीन आ गई है जिसमें एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप अटैच हैं, तो वो भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आंसर करते हैं, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। उसने कहा था कि विच अल्कीन कुड एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, तो बाकी कोई भी नहीं करती सिवाय बीटा ऑप्शन के। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 में बीटा है जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। सो क्वेश्चन नंबर 100, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन Na2S2O3 इज। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, Na2S2O3। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का जो टिपिकल ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, मैंने रिवाइज कर रहा हूं। हमने सल्फर की फाइंड आउट करनी है, इसको X कहते हैं। सल्फर के 2 एटम्स हैं तो मैं 2X कह दूंगा। बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करके मैं पैटर्न में लिख दूंगा। 0 मैंने इसलिए लिखा कि Na2S2O3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पे पूछा गया और है, इसको मैंने 0 कह दिया। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने है, तो मेरे पास X +2 आंसर आता है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आती है। क्लियर है? सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। उसने रिएक्शन का एक सीक्वेंस दिया है जिसमें फिर एंड में प्रोडक्ट का पूछ रहा है। इसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए तमाम रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉर योर रिवीजन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, देखें उसने सबसे पहले मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन कहा। 1 ब्रोमोप्रोपेन का उसने रिएक्शन लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH में। यू नो, बेस बिहेव एज अ बेस इन एल्कोहलिक मीडिया, और एज अ बेस जब KOH रिएक्शन करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होगा। ठीक है, इसने एलिमिनेशन की, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन निकला, मेरे पास प्रोपीन बन गया अल्कीन। ठीक है, अब उसके बाद वो उस प्रोपीन का HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन कर रही है, एंड यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ रूल 2 ब्रोमोप्रोपेन एज योर प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद उसने जो थर्ड स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म किया है एक्वस KOH। यू नो, एक्वस KOH जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डील करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव BrOH नेगेटिव से रिप्लेस हो गया, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आती है वो आपके सामने मैंने लिख दिया, दैट इज 2 प्रोपेनॉल। सो अगर आंसर पढ़ें क्वेश्चन नंबर 1
01 का, तो दैट इज द डेल्टा ऑप्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वाइट इंफॉर्मेटिव टेबल है, इस सारे टेबल को पढ़ते हैं. नंबर 1 में कहता है इट इज रिलेटेड विद द एज़्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है. सबशेल n-1, ठीक है. फैक्टर नेम ऑफ द सबशेल उसने दे दिए हैं, ठीक है. अगर L की वैल्यू 0 तो S देन P1D, बिल्कुल सही डाटा. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, क्वाइट इंफॉर्मेटिव टेबल. सो आपकी रिवीजन भी है इसमें. अच्छा, नंबर 2 स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं तो वो कुछ बात कर रहा है. ओके, नंबर 3 में देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में स्टेटमेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल 2 है, तो +-1 की वैल्यू के साथ चलेगा. S, P, D and F ऑर्बिटल्स, बिल्कुल ठीक. स्टेटमेंट क्या है? Which of the above statement is correct? My dear students, they all statements are correct statements. बड़े ध्यान से आपने आंसर करना होता है NMD कैट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए. The all statements are the correct statements. So delta option is my answer. Clear? It's a very good informative question. You can revise your info about the quantum numbers through this. ठीक है, delta option is my answer. Question number 103 है, identify the chemical reaction which involves the इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. अच्छा, देखते हैं भाई. अगर मैं अल्फा को देखता हूं तो मेरे पास तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्फा, ये मेरा आंसर नहीं है. अगर मैं बीटा ऑप्शन को देखता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये मेरा आंसर नहीं है. अगर मैं चार्ली ऑप्शन को देखता हूं, यस दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. अल्कीन्स में और अल्काइंस में जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. आपसे थोड़ी देर पहले भी इसकी बात की थी. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. अगर डेल्टा की बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ही इज आस्किंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 104. Which of the following is not true for an electrolyte? Electrolyte ध्यान में रखिएगा. इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्लियर है ना आपको? इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, सोल्ट मतलब सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं. इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, ट्रू. हमने इनकरेक्ट नॉट ट्रू को चेक करना है. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस सोल्यूशन, राइट. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म, बिल्कुल गलत. सोडियम क्लोराइड की सॉलिड क्रिस्टल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. आयंस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी. मेटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है तो वो सॉलिड फॉर्म में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करती हैं. बट ये चार्ली ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि मेरा आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टेड व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स? लीस्ट रिएक्टिव. माय डियर स्टूडेंट्स, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसे मैंने अपने NMD कैट के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया. मैं रिवाइज करता हूं. हमारे पास लेट्स सपोज अल्कोहल की बात करते हैं. अगर मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं. और कार्बोकेटाइंस में टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी बनते हैं, स्टेबल होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि वो अपना प्रीवियस बॉन्ड जल्दी तोड़ते हैं. ये 4 MCQs. रिपीट करता हूं रिवर्स में. अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है अल्कोहल्स में तो अल्कोक्साइड आयन बनते हैं. और अल्कोक्साइड आयंस में प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन जल्दी बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि आयन की स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि वो प्रीवियस बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर देगा और वो नेक्स्ट बॉन्ड जल्दी बनाएगा. ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन किया है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर टर्शरी अल्कोक्साइड आयन विल बी लीस्ट रिएक्टिव. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. इसके साथ साथ मैंने अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे तो उसका सिनेरियो भी एक्सप्लेन कर दिया. दैट इज वेरी यूजफुल, ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज. क्वेश्चन नंबर 106. Which of the following is incorrect about the noble gas notations of the elements? नोबल गैसेस की बात कर रहा है. ठीक है, आर्गन 4s. अच्छा, नोबल गैस की नोटेशन यूज की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए. तो इनकरेक्ट को देखना है. अल्फा तो ठीक है, बीटा इज रॉन्ग. यू नो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप क्लोरीन 17 फिल कर रहे हैं, आर्गन के बाद उसमें ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. सो बीटा ऑप्शन इज रॉन्ग. मैं बाकी भी देख लेता हूं, बाकी बिल्कुल ठीक है. नियॉन की बात सही कर रहे हैं. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बीटा है. बिल्कुल गलत नोटेशन यूज की गई है, आर्गन की जगह नियॉन होनी चाहिए थी. वेल, क्वेश्चन नंबर 107. कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड नोमेनक्लेचर. यू नो
whenever you have an aldehyde in the carboxylic acid group, you will always start numbering from the aldehyde group or carboxylic acid group. They are always at number 1. So अब मैं नंबरिंग इसके स्ट्रक्चर की करता हूँ, तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ एल्डिहाइड कार्बन को कंसीडर करते हुए, तो मेरे पास माय डियर स्टूडेंट 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल आता है और 4 पे क्लोरो आता है। तो इसका जो नाम आएगा, आईपैक नेम पूछा उसने, दैट विल बी द 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 5 कार्बन है, तो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नोमेनक्लेचर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, एनएमडी कैट में पूछा जाता है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, which of the following statement is not correct for internal energy and enthalpy change, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। थर्मोकेमिस्ट्री के खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा, टेबल बना हुआ है, रिवीजन भी हो जाती है। अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो चेंज इन इंटरनल डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी, यस हम जानते हैं, जब हम जो वो सप्लाई ऑफ हीट करते हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्यू वी है, तो वो जितनी एनर्जी जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सही कह रहा है। और एंथैल्पी का भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यू पी पे। बीटा में कहता है डेल्टा इज क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, सही ऑप्शन हैं। डेल्टा इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक ही बात है, एक ही बात बार बार हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। डेल्टा ऑप्शन, माय डियर स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग, क्यू पी इज लार्जर देन क्यू वी, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करते हैं वो ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है बल्कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और क्यूपी एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है इंटरनल एनर्जी। ये डेल्टा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बड़ा क्लियर आंसर, और उधर नोटेशन ही गलत लिखी गई है। सो डेल्टा स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर था डेल्टा। 109 पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फिनोल? ओके, इट इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। नो, वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, अमंग द, फिर उसके बाद फिनोल आती है, फिर उसके बाद वाटर आता है, फिर उसके बाद अल्कोहल आता है, और फिर अल्कोहल के बाद ईथर आता है। मैंने रिपीट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल्स। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मैंने बताई थी अपने लेक्चर में कि मिथाइल अल्कोहल, जिसे हम कार्बिनोल भी कहते हैं, वो वाहिद अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, बस बाकी तमाम अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी कम होती है। सो उसको ज़हन में रखते हैं। फिनोल के हवाले से पूछ रहा है, इट्स ट्रू, बीटा ऑप्शन इज ट्रू, इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, एथेनॉल, यस ये ठीक स्टेटमेंट है। बाकी नहीं है, बाकी भी इट टर्न्स रेड लिटमस नहीं, फिनोल लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करता। डेल्टा में कह रहा है डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, इट रिएक्ट्स विद सोडियम, ये भी गलत कह रहा है। सो सही स्टेटमेंट सिर्फ बीटा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर बीटा। आई एक्सप्लेन्ड एवरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और इससे भी क्वेश्चन बनाएगा वो, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 है, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड ऑन एक्सेस इन द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, चार्ल्स लॉ की बात करेगा, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, ठीक है, व्हिच कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.1, एब्सोल्यूट जीरो की, 0 केल्विन की बात जी सही कह रहा है, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अच्छा, इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, यस दिस इज ट्रू। द मोलेकुलर मोशन ऑफ द गैसेस सीज एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, अगर आ गया तब अनअटेनेबल है, हाइपोथेटिकल है, इट अनअटेनेबल, यस श्योरली। दिस इज -273.16 डिग्री सेल्सियस माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द ट्रिक ऑफ द एनएमडी कैट पेपर। आपको दिखने में बड़े गौर से चीज को देखना होगा, -273.16 है, उसने सिंपल 273 लिखा है। सो डेल्टा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हम सबको पता है, हम ये भी जानते हैं कि जो 0 केल्विन है वो फ़ारेनहाइट स्केल में -459 होता है, और -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस केस में होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्ट इन अ सिमिलर मैनर विद द बोथ एथेनॉल एंड द बेंजल्डिहाइड। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एनएमडी कैट। मैं बोलता हूँ, हम एक बात जानते हैं कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट बात करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन बात करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बात करते हैं। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइजिंग वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेकिन एल्डिहाइड में एलिफैटिक एल्डिहाइड्स बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, एरोमेटिक बेनेडिक्ट और फैलिंग से नहीं करते। बट टॉलरेंस रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तमाम एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करता है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो। सो ये बड़ा खूबसूरत सवाल है,
उसने कहा कि बेंजल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एथेनॉल जो कि एसिटल्डिहाइड है। अल्फा इज माय आंसर। टॉलरेंस रिएजेंट सिमिलर फैशन में इन दोनों से रिएक्शन करेगा। टॉलरेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बनाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे आप कहते हैं, और नॉर्मल एल्डिहाइड से भी करेगा। बाकी कोई भी ये दोनों सिमिलर मैनर में रिएक्शन नहीं करे, सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। The branch of chemistry which deals with the thermal or the heat changes during the chemical reaction, this is called as thermochemistry. Without wasting your precious time, Charlie option is answer. Next question पे चलते हैं, question number 113. Which of the following statement does not match correctly? Does not match. देखते हैं। Aldol condensation, Cannizzaro reactions दिए गए हैं, comparison है जी। Aldehydes and the ketones which have alpha hydrogen undergo the aldol, बिल्कुल ठीक है, जिनके पास नहीं होता वो Cannizzaro reaction करते हैं। बीटा कहता है इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH सॉल्यूशन। एल्डोल कंडेंसेशन तो माय डियर स्टूडेंट्स कोल्ड डाइल्यूट अल्कली में होती है। 50% NaOH आपकी बुक में प्रिंटेड है, वो तो कैनिज़ारो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। कैनिज़ारो रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठा करता है, जिस वजह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बीटा स्टेटमेंट। बाकी पढ़ लेता हूँ। इट्स एन एल्डोल में एडिशन होती है, उसमें 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, चार्ली ठीक है और डेल्टा बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिवर्स कर दिया उसने इन दोनों स्टेटमेंट्स को। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 114। अ नॉन आइडियल गैस हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। नॉन आइडियल गैस, रियल गैस, रियल गैस या नॉन आइडियल गैस हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अच्छा, इट डज नॉट ओबे द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ। रियल गैस नहीं करती, सही कह रहे, नॉन आइडियल गैस नहीं करती। It can be liquefied. Yes, ideal gases can never be liquefied because there is considered there is no intermolecular force of attraction between the molecules of the ideal gases. But it's talking about the non-ideal gas. Liquefy की जाती है, सही कह रहा है। It obeys van der Waals gas equation, सही कह रहा है। It obeys kinetic equation of gases. Kinetic equation of gases is perfectly for the ideal gases, not for non-ideal gases. So delta is my answer. Wrong. ये डेल्टा ऑप्शन थी जो मैंने चूज की। क्वेश्चन नंबर 115 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। अल्फा एस्टेरिफिकेशन है, बिल्कुल ये तो है। साल्ट फॉर्मेशन रिवर्सिबल नहीं होती। PCl5 के साथ भी नहीं रिएक्शन, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स में इवेपोरेट हो जाती है, नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 115 में सिर्फ एस्टेरिफिकेशन ही है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, बाकी कोई भी रिवर्सिबल नहीं है। उनकी प्रोडक्ट्स इवेपोरेट हो जाती हैं, गैसेस फॉर्म में निकल जाती हैं, और यहाँ सॉलिड फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, क्रिस्टलाइटिस फॉर्म में नहीं। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर अल्फा है, सिर्फ स्टेरिफिकेशन है जो कि रिवर्सिबल है। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने कहा था, जिसका जितना स्मॉलर कैटायनिक साइज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी। तो अब उसने क्या किया है, उसने सारे ऑक्साइड, A9 तो सेम है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इन तमाम केटाइंस में सबसे स्मॉलर है, और स्मॉलर होने की वजह से उसकी क्रिस्टल कॉम्पैक्ट है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन 117 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट for the laboratory and the industrial preparation of methanol and ethanol except, देखते हैं जी। अल्फा में कहता है कि मेथनॉल है, लेबॉर्ट्री मेथड बता रहा है, मेथनॉल है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, सही कह रहा है अल्फा ऑप्शन। ये वो तमाम प्रोसीजर्स जो कि प्रिपरेशंस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़े हैं, इन्फॉर्मेटिव है, उसमें से इनकरेक्ट देखना है। बीटा में कहता है मेथनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, इंडस्ट्रियल मेथड उसने कहा कि मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मैथनॉल भी बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल को, कार्बिनॉल भी बोलते हैं, जीरोन भी बोलते हैं। तो ए लेवल्स में और एफएससी में जो भी नाम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। यू नो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पता है क्यों? क्योंकि इसने जो कंडीशंस में कैटालिस्ट यूज किया वो Fe2O3 है, इसमें FeO फेरिक ऑक्साइड यूज होता है, फेरस, और साथ में मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज होता है, मैंगनीज ऑक्साइड यूज नहीं होता। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर
117 में जो बीटा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसमें मैंगनीज ऑक्साइड के बजाय मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज होता है और FeO यूज होता है, फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। प्रोपेनॉन जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 है, बेंजीन का 80 होता है, फिनोल का 182 होता है, 181.8 यानी 182 होता है, और एथेनॉल का 78 होता है। सो क्वेश्चन क्या है कि हायर चार्ली ऑप्शन, फिनोल का सबसे ज्यादा है। इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो आपने आंसर किया चार्ली। क्वेश्चन नंबर 119, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डाटा ज़हन में रखें। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एस्टर्स, ठीक है। इनकरेक्ट देखते हैं, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, बिल्कुल ठीक है। द डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, हैलाइड्स एमाइड्स हैं, हैव डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। भाई ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें डायपोल फोर्सेस होंगी, इनमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस नहीं होंगी। सो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे। Which expression represents energy of the forward reaction? अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन होता है रिएक्टर से खास एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं तो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, उसने इस ग्राफ में मेंशन कर दी है एनर्जीज को E1 E2 E3 के नाम से, और वो क्वेश्चन कर रहा है कि विच एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शंस के बारे में क्या। तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। E1 माइनस E2 इतनी एनर्जी चाहिए ना, E1 माइनस E2 इतनी एनर्जी चाहिए टू प्रोसीड एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए। सो बड़ा सिंपल सा सवाल है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। 121 कहता है रेगुलर पेपर आपके सामने है जी। रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन गिव राइज टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। दिस इज द डेफिनेशन, रेगुलर जिगजैगिंग एंड डेफिनेटली कॉइलिंग। So delta option is my answer. Question number 122. DNA molecule is double stranded structure in which the two chains of the DNA are twisted around alpha helix या beta जो भी होता है due to the hydrogen bonds. Hydrogen bonding की एक practical application है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। Due to the hydrogen bond, this structure, helical structure, coiled structure of the DNA as well as the proteins due to the hydrogen bond. अमीनो ग्रुप होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है और लिंक करती है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। Question number 123. Which of the following best represents the structure of the carboxylatine? बड़ा खूबसूरत सवाल है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कार्बोक्सिलेटाइन में कॉन्जुगेशन होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ठीक है। इसकी वजह से डेफिनेटली वो जो रिएक्टिविटी का सिनेरियो है उसको भी हम स्ट्रैंड में एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपको लेक्चर में पॉइंट्स का पता हो तो अब उसने स्ट्रक्चर पूछा कार्बोक्सिलेटाइन का, तो मैं वो स्ट्रक्चर चूज करूंगा जिसमें डीलोकलाइजेशन शो की जाएगी, और चार्ली ऑप्शन इज द best suitable most structural appearance of the carboxylatine. Charlie option is answer. Next question है question number 124. Identify the incorrect statement. Incorrect statement ध्यान से ऐसे करने about the type of the catalysis. Catalysis homogeneous heterogeneous तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। अल्फा में कहता है homogeneous catalysis, catalyst and reactants are in the same phase, ठीक है, हमने इनकरेक्ट को चूज करना है। The heterogeneous catalysis they are in the different phase, not in the same phase, ठीक है। Many heterogeneous catalysis have catalyst in the solid state and the, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसी के डिस्क्रिप्शन कर रहा है। डेल्टा स्टेटमेंट में कहता है in the heterogeneous catalysis the reaction takes place at the surface of the solid, ठीक है, and absorption of gases, this is wrong, no absorption of gases, absorb हो सकती है, absorb नहीं होती, not absorption, so ये गलत स्टेटमेंट है, डेल्टा स्टेटमेंट इज wrong. क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है डेल्टा which is incorrect about the catalysis. 125. Which enzyme brings about the exchange in the functional group between the two compounds? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉस्फोट्रांसफेरेजेस है ये काम करता, जो कि एक्सचेंज करता है फंक्शनल ग्रुप का। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 126 है which of the following properties not shown by solids? Not shown by solids, अच्छा। They have definite shape, होती है। They have definite volume, G होता है। They have the vibrational and rotational motion, wrong. Charlie option is my answer. Solids have only vibrational rotations, movement or vibrational movement, rotational movement नहीं होती, तो वो उनकी kinetic energy में सिर्फ ये रोल आएगा। Charlie option is my answer. Rigid and hard तो होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 127, इन बॉडी न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ। अच्छा, उसने प्रोटीन्स की टाइप लिख दी है और हम बड़ा फेमिलियर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दैट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है, तो वो डिराइव भी नहीं है और वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है इन दैट वे कि दे आर बीइंग डिराइव्ड और सिंपल से ड्राइव की गई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 128 है, सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट, एनएमडी कैट फुल लेंथ पेपर 5 चल रहा है। Which of the following is an example of the first order reaction? First order reaction, order of the reaction experimental value, order of the reaction maximum value 3, order of the reaction can be 0, order of the reaction can be in fractions। ये related MCQs भी याद रखिएगा। अब उसने मुझसे पूछा बताओ कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं अल्फा को देखता हूँ तो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अल्फा इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अल्फा इज माय आंसर। अगर मैं बाकी भी आपको आंसर कर दूं तो जो बीटा ऑप्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, रिटन इन योर बुक वेरी क्लियर। चार्ली भी मेरे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये डेल्टा ऑप्शन जो है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन देयर आर द 3 पार्टनर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्सपेरिमेंट। सो उसने पूछा फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, अल्फा मैंने आंसर कर दिया, बाकियों के ऑर्डर्स भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, all of the following statements about alkali and alkaline earth metals are correct except, अच्छा जो correct नहीं है कि the element of the both the families occur in the free state, wrong, metals do not exist in the free state, they are always in a combined state, they specifically alkali and alkaline earth metal free state में exist नहीं करती, वो हमारे पास coinage metal की story अलग है, ठीक है, तो उसने alkali और alkaline earth metal की जो बात की अल्फा स्टेटमेंट ये गलत है। मैं बाकी भी देखता हूँ, द एलिमेंट ऑफ बोथ द फैमिलीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे सेल्फ ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, सही कह रहा है। चार्ली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, डेल्टा में कहता है ऑल द एलिमेंट ऑफ द टू फैमिलीज आर हाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 129 में अल्फा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच रिप्रेजेंट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। सो लैटिस एनर्जी, सिर्फ लैटिस एनर्जी को आपने डिस्क्राइब करना है तो आपके पास गैशियस आयंस होने चाहिए। गैशियस आयंस जब मिलते हैं और फिर एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनती है, सिर्फ उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो मेरे पास सोडियम पॉजिटिव गैशियस आयन होना चाहिए, क्लोराइड गैशियस आयन होना चाहिए, और दो गैशियस आयन जब आपस में कंबाइन होकर एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो लैटिस एनर्जी पूछा है उसने, वो मेरा आंसर होगा। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है NaCl की क्रिस्टल की। क्वेश्चन नंबर 131, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, अल्फा बिल्कुल ठीक है, बीटा ये माउंटेनियर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई की बिल्कुल ठीक है, मैग्नीशियम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से रिएक्शन, स्टीम से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा ऑप्शन, लिथियम के एसिटलाइड्स नहीं बनते, लिथियम के अलावा बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके एसिटलाइड्स बनते हैं। सो डेल्टा इज रॉन्ग, डेल्टा इज रॉन्ग, सो डेल्टा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x + y, प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, उसने कहा है कि अगर मैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है, 3 टाइम्स कर दूं रिएक्टेंट्स को तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। मैथमेटिकली सॉल्व किया सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 132 है, क्वेश्चन नंबर 132, 2x + y प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स का अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिखा मैंने। अब उसने जो वर्ड बोला वो मैंने प्लेस कर दिया, उसने कहा 3 टाइम्स कर दो, इसको भी 3 टाइम्स किया, इसको भी 3 टाइम्स किया, और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज 27 टाइम्स फास्टर। 3 टाइम उनके कोलिजन्स बढ़ गए हैं ना, सो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं, 2 मोल्स एक रिएक्टेंट के, 1 मोल एक रिएक्टेंट का, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स व्हाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया। सो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर डेल्टा। 133, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो फॉलोइंग डिससिमिलैरिटीज एक्सेप्ट, आपने डिससिमिलैरिटीज देखनी है, जो नहीं है वो चूज करनी है। नेगेटिव क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आंसर करते हैं। अल्कली मेटल्स फॉर्म यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयंस वेयर एज द अल्कलाइन, ठीक है, डाइवेलेंट बनाते हैं। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर एंड हैवियर देन द अल्कली मेटल्स कंपैरेटिवली, बिल्कुल ठीक है। The carbonates and the sulfates of the alkali metals are insoluble, सिवाय लिथियम के they are soluble। अच्छा पढ़ते हैं पूरा।
in water and the alkaline. So Charlie option is my answer. वो कह रहा है कि डिससिमिलैरिटीज जो नहीं है, डिससिमिलैरिटी जो मिसमैच है, जो गलत स्टेटमेंट है, चार्ली ऑप्शन है. यू बेटर नो माय डियर स्टूडेंट के कार्बोनेट्स एंड द सल्फेट ऑफ द अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट आर सोलुबल इन वाटर. तो वो गलत कह रहा है. एंड दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल होते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कली के सॉल्युबल होते हैं. सो चार्ली स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बड़े ध्यान से आंसर. बाकी डेल्टा बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 134 है. अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, पता है ना ली चैटलियर प्रिंसिपल, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट को कंट्रोल करता है, नलीफाई करता है आने वाली किसी भी चेंज को. उसकी बात करेगा. कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है जी. एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑलवेज फेवर्स द रिएक्शन वेयर वॉल्यूम और मोल्स डिक्रीजेस. उस तरफ जाएगा. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन उस तरफ बढ़ जाएंगे ना, जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो कम वालों की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा. काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसको. नंबर 1 ओके. नंबर 2 कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द रिएक्शन शोइंग द एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन फेवर होगा, फॉरवर्ड जाएगा. और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिवर्सिबल हो जाएगा. सही है. एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक कहता है, बिल्कुल सारी बात है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ जाएगा. ठीक है. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन. बिल्कुल ठीक. क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? दे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो कि मैंने आपके सामने की है. सो दे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. सारी स्टेटमेंट ठीक है. क्वेश्चन नंबर 135. What is the correct electronic configuration of titanium plus 2 ion? My dear students, electronic configuration of the d block elements मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन s सब शेल में ही पहले आते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो तो भी पहले सब शेल s एम्प्टी होगा, उसके बाद d की बारी आएगी. ये रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट है. मैं अपने लेक्चर्स में भी बार बार इसको स्पेसिफिकली इस अंदाज में एक्सप्लेन इसलिए करता हूं कि आपने एनएमडी कैट का जब टेस्ट देना है तो आप आसानी से विद इन सेकंड्स इसको सॉल्व करें. टाइटेनियम प्लस 2, टाइटेनियम 22 होता है, 4s2 3d2 होता है. ठीक है. अब प्लस 2 का मतलब है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. किस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? s में से. तो 4s 0 हो जाएगा. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. डी में 2, 4s 0. क्वेश्चन नंबर 136. अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अभी मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इज इन द बैकवर्ड रिएक्शन. मैंने जब एक्सप्लेनेशन दी थी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो वो आपस में कोलाइड ज्यादा करते हैं और उस तरफ चले जाते हैं जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होते हैं. अब रिएक्शंस दे दी हैं, मैं देखूंगा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ को रिएक्शन फ्लो कर जाएगा. सो देखते हैं. कहता है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर बैकवर्ड. वो खुद बता रहा है कि बैकवर्ड किस इक्वेशन में जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखता हूँ तो चार्ली ऑप्शन इज वेरी क्लियर आंसर. मेरे पास प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, वो कोलाइड करेंगे और बैकवर्ड 1 मोल पड़ा हुआ है उसकी तरफ चले जाएंगे. सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 137. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बायडेंटेट लिगेंड्स एक्सेप्ट. बायडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? एक ऐसा लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है. और ये चिलेट्स फॉर्मेशन में भी बड़ा रोल प्ले करता है. पता ना, चिलेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिसमें रिंग्स पाए जाए. अच्छा, उसने ये पूछा है. हाइड्रोजन बिल्कुल जी बायडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है. ऑक्सलेट बीटा ऑप्शन बिल्कुल बायडेंटेट है. सल्फेट बायडेंटेट लिगेंड है. डेल्टा ये एसीटेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड है. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. बड़ा आसान सवाल था. क्वेश्चन नंबर 138. टेबल दिया गया है. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है. इट्स एन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल. कहता है नंबर 1 स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर-बोश प्रोसेस. ठीक हो गया, मैंने देख लिया. कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, हाबर-बोश प्रोसेस है. ठीक है. नंबर 2 में कहता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इक्वेशन. ठीक है. नंबर 2 स्टेटमेंट इज ट्रिकी एंड रॉन्ग. ये जो हाबर-बोश प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है. आपको नेगेटिव में एक्सोथर्मिसिटी नजर आ रही है. सो नंबर 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है. मैं चार्ली देखता हूं. ठीक है. यील्ड की सारी प्रॉपर्टीज इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर द रिवीजन ऑफ द रिएक्शन कैनेटिक्स आल्सो. ठीक है. कंडीशंस भी ठीक है.
क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम स्टेटमेंट्स में तमाम अल्फाज को अगर गौर से देखें तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, ओनली नंबर 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और उसमें जो वर्ड इनकरेक्ट है वो मैंने बोल दी है। बड़ा क्लियर और सिंपल आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन एनएमडी कैट में पूछे जाएंगे, आपने ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 139, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव क्वेश्चन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज n-1, ठीक है, उसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन n-1 3D 1 to 10 हो गया, यस। 3B ग्रुप एलिमेंट्स, जिंक कैडमियम मरकरी तो 2B के नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। 3B में कौन से होते हैं पता है आपको, मेमोराइज होना चाहिए, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम होता है। तो ये बीटा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं बाकी भी पढ़ लेता हूँ। D block and F block elements are called transition elements. They all are metals too. In 1B elements are called coinage metals. बिल्कुल ठीक लिखा है। So my dear students, question number 139 का बड़ा obvious और clear answer है। नंबर 2 जो बीटा ऑप्शन है वो गलत है, वो गलत स्टेटमेंट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 140, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन PCl5। ओके, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द केस इज करेक्ट। मैंने इसे सॉल्व किया आप लोगों के लिए फॉर योर रिवीजन। एनएमडी कैट स्टूडेंट्स कैन गेट कंफ्यूज, सी ऑन द वाइट बोर्ड। मैंने इक्वेशन लिखी है, हम केसी की वैल्यू लिखते हैं, डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए इसके अलावा अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो क्या करेंगे। देखें, जब टाइम 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी तो थी लेकिन प्रोडक्ट तो 0 थी। फिर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम, तो लेट्स सपोज ये x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गई इनकी, फिर उसमें से वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस हो जाती है, -x ओवर v क्योंकि सब गैसेस हैं, इनका वॉल्यूम होगा। ये एक्सप्रेशन लिखा, अब इसको केसी एक्सप्रेशन में फिट करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब केसी एक्सप्रेशन में मैंने फिट इन किया प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया x² ओवर v इंटू a - x। सो इसको मैंने नरेट किया, एक्सप्लेन किया। अगर मैं एक्सप्रेशन को देखूं, आप विद इन सेकंड इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस मेथड से। तो मेरे पास जो आंसर आता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर अल्फा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज एनएमडी कैट केमिस्ट्री फुल लेंथ पेपर 5, जिसमें तमाम खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया गया, हमने उनको पढ़ा, आइडेंटिफाई किया। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन में काफ़ी सीखने का मौका मिला होगा। Best of luck for your paper. Assalamu alaikum.